औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। सर आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लायर, एक्सीलरेटर और उसके पास बिजनेस मॉडल, जिसमें आप ग्रोथ वगैरह को, डिक्लाइन को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ हमने पढ़नी है दैट इज़ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर बेसिकली क्या कहते हैं, सबसे पहले इसको एक आसान वे में समझते हैं, किताब के ऊपर बाद में आएंगे। मल्टीप्लायर मीन्स एक ऐसी वैल्यू जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी दूसरी वैल्यू के साथ। नॉर्मली हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, लेट्स से कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6, ऐसे लिखते हैं नॉर्मली। मगर इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपने इसको ऐसे नहीं बल्कि ऐसे लिखना है। 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो आपने क्या किया, आपने अपने पुराने फॉर्मेट को बस चेंज किया है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से रिप्लेस कर दिया। तो लेफ्ट साइड पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, और राइट पे क्या आ रहा है मेरे पास, 2 इंटू 3 आ रहा है। उसके बाद आपने बस करना ये है कि इस फिगर को हम कहेंगे कि ये है मल्टीप्लायर। क्या कहेंगे, ये है मल्टीप्लायर, यानी कि एक ऐसी वैल्यू जिसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है इस वैल्यू के साथ जिसका रिजल्टेंट हमें ये मिल रहा है। तो रिजल्टेंट को हमने लेफ्ट साइड पे डाल दिया और राइट साइड के ऊपर एक वैल्यू रख ली है जिसको हमने नाम दिया है मल्टीप्लायर, और एक दूसरी वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर मुझे चाहिए कि मेरा आंसर आए 8, तो मैं 8 यहाँ रखूँगा, वो मेरा मल्टीप्लायर वहीं पे रहेगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास वैल्यू आए 12, तो ये वैल्यू वहीं रहेगी और मल्टीप्लाई बाय 6 कर लूँगा। आंसर आए 14, तो 2 इंटू 7 कर लूँगा। तो टेक्निकली दिस टू इज सर्विंग मी एज अ मल्टीप्लायर वैल्यू, इकोनॉमिक्स के अंदर, बल्कि मुझे ये कहना चाहिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, हम लोग बहुत सारी चीज़ें अज्यूम करके चल रहे होते हैं। जैसे हमने स्टार्ट में अज्यूम किया था कि हम लोग सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, जिसमें फर्म्स होती हैं एंड हाउस होल्ड्स होते हैं। एक फर्म है और एक हाउस होल्ड है, अज्यूम किया था। फिर अज्यूम किया था कि 2 तरह की गुड्स होती हैं, एक होती है कंज्यूमर गुड्स और एक होती है हमारे पास कैपिटल गुड्स। और इसी के गिर्द हम लोगों ने एक इक्वेशन भी ड्रॉ की थी, y इज इक्वल टू c प्लस एस। तो अभी तक जितना हम लोगों ने मैक्रो में पढ़ा है, कुछ यही बातें पढ़ी हैं, कुछ यही बातों को हमने स्टडी किया है। 2 सेक्टर इकोनॉमी, 2 टाइप्स ऑफ गुड्स एंड y इज इक्वल टू c प्लस एस। इसी चीज़ को थोड़ा सा अगर मैं मज़ीद एलेबोरेट करूं या मज़ीद इसको अप्लाई करने की कोशिश करूं इन
टू सेक्टर इकोनॉमी, इसको हम प्यार से क्लोज्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं, जिसका सेकंड नेम है दैट इज क्लोज्ड इकोनॉमी। तो होता कुछ इस तरीके से है कि फर्म ने पैसा लगाना है, पैसा लगा के गुड्स जनरेट करनी है, जनरेट करके हाउस होल्ड्स को बेचनी है, हाउस होल्ड्स ने वो चीज़ें ख़रीदनी है, पैसा वापस जाएगा फर्म के पास, और फर्म इस हाउस होल्ड को FOP से जो प्रॉफिट आया होगा, ये जो उसका किराया होगा, जो रेंट होगा, वो पे करेगी। तो आपको याद होना चाहिए हमने एक डायग्राम बनाई थी, एक हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बनाया था। नाउ मल्टीप्लायर क्या है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए, सामने रखते हुए, मल्टीप्लायर क्या है? मल्टीप्लायर कहते हैं एक ऐसी वैल्यू को जिसको हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें चेंज इन इनकम ओवर चेंज इन इन्वेस्टमेंट की गेम समझ आ जाए। यानी कि 6 × 2/3, ये 3 चला गया इधर, ये 6 चला गया इधर। तो टेक्निकली ये इक्वेशन क्या बनी? इक्वेशन ये बनी कि जनाब चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक फिक्स फिगर जिसको हम K कह लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई किया है चेंज इन इनकम के साथ, इसको मल्टीप्लाई किया है चेंज इन इनकम के साथ। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर। यानी कि अगर मुझे इसको बढ़ाना है, इसको इंक्रीज करना है, तो इस इनकम को मैं कितने टाइम्स बढ़ाऊं कि मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए? इस इनकम को मैं कितने टाइम्स बढ़ाऊं कि मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए? तो दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट। मुझे बढ़ाना किसको है? अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, और इसको बढ़ाने से क्या होगा? ये मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लायर के साथ, और रिजल्टेंट आपका जो इनकम लेवल है वो बढ़ जाएगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, मल्टीप्लाई होगी, और 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स जितने टाइम्स भी ये मल्टीप्लायर आया ना, उतने टाइम्स आपकी जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका जो एक पीछे फंडा है दैट इज स्पेंडिंग ऑफ वन इज इनकम ऑफ अनदर। देखा ना, यहां भी ये हो रहा था कि स्पेंडिंग ऑफ वन is income of another। एक की स्पेंडिंग दूसरे की क्या बन रही है? इनकम बन रही है। और ये कौन लेकर आया? आपका प्यारा दोस्त केन्स भाई लेकर आए। केन्स भाई ने इसको सबसे पहले मुतारफ कराया कि स्पेंडिंग ऑफ वन इज इनकम ऑफ अनदर, मगर ये मल्टीप्लाइड इफेक्ट के साथ आएगी। ये आएगी मल्टीप्लाइड इफेक्ट के साथ। तो हम ये कह सकते हैं कि जनाब कि K इज इक्वल टू चेंज इन इनकम ओवर चेंज इन इन्वेस्टमेंट, या इसको आप इस तरीके से भी इक्वेट कर सकते हैं। आप इसको इस तरीके से भी इक्वेट कर सकते हैं। तो केन्स भाई का ये मॉडल है। अच्छा, इसमें आपने कुछ चीज़ें याद रखनी है। नंबर 1, ये जो हम आई ले रहे हैं ना, इन्वेस्टमेंट, ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट याद रखिएगा दिस इज ऑटोनोमस
इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस, ऑटोनोमस से मुराद कौन सी आपको याद होना चाहिए? वो इन्वेस्टमेंट जो कि हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सेस होती थी। आपको याद होना चाहिए हमने ये स्टडी किया था, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है। तो हमने यहाँ पे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को लेना और इस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट से एक लाइन पास करवाएंगे सेविंग की, याद है S इज इक्वल टू आई वाली लाइन। तो सर जहाँ पे ये कट हो रही है ना, दिस वुड बी द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब अगर मैं इन्वेस्टमेंट बढ़ाऊंगा तो इस इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से ये जो मेरी आउटपुट है, जो मेरी y है, डेल्टा y है, ये भी बदलेगा मगर मल्टीप्लाइड टाइम से बढ़ेगा, मल्टीप्लाइड टाइम से ये इंक्रीज होगा। दिस इज एन ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर। इसको मजीद अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स टेक हेल्प ऑफ अ टेबल। हम कहते हैं जनाब, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। हमने कहा कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट ले ली है 1000 रुपये की, और हम लोगों ने ये भी कहा कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है 75%। अब आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि इस इनिशियल इन्वेस्टमेंट का कितने % कंज्यूम होने वाला है। इसका मतलब ये भी है कि अगर MPC दिया हो तो आप MPS निकाल सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 100% माइनस 75%, दैट इज़ 25%। इन अदर वर्ड्स आपको याद होगा हमने कहा था कि MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1, यानी कि 0.75 जमा 0.25 होगा तो ये हमेशा 1 के इक्वल आएगा। तो MPC आपको दे दिया। ये है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये शुरू में एक इन्वेस्टमेंट की है आपने। अब ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई होने वाली है, कैसे होगी? ये है, लेट सपोज मैं कहता हूँ राउंड 1। राउंड 1 में आपके पास इन्वेस्टमेंट कह लें इसको, या इसको इनकम कह लें, ये आप तक पहुंची है 1000 रुपये की, जिसमें से आपने कंजम्पशन की 75% है ना, तो 750 की। तो सेविंग कितने की होगी? 250 की। 750 रुपया लगा दिया। अब ये 750 जिसके हाथ में आया है उसने भी इसी MPC के साथ चलना है। तो राउंड 2 विल बी, इस बंदे के पास जो 750 आया उसका 75 यानी कि आएगा 562, और यहाँ पे सेविंग हो जाएगी 188। फिर इसी तरह राउंड 3 चलेगा, 562 यहाँ पर आ जाएगा, इसका 75% यहाँ पे आ जाएगा, इसका 25% यहाँ पे आ जाएगा, और जनाब चलते 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 एक जगह पे वैल्यू ये ज़ीरो हो जाएगी, ये ज़ीरो हो जाएगी, ये ज़ीरो के करीब करीब हो जाएगी। फिर हमने क्या किया होगा, हमने इन सब को ऐड किया होगा, और ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा ना, वो आंसर आपका आना चाहिए 4000, जिसमें से 3000 रुपया कंज्यूम हो रहा होगा और 1000 रुपया सेविंग के अंदर जा रहा होगा, क्योंकि ये है 75% और ये है 25%। बट आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सवाल ये आएगा कि सर ये 4000 रुपया आपने कौन से जादू के तहत एकदम से निकाल दिया?
आपने ऐसा कौन सा जादू किया है कि आपने कहा कि सर ये वैल्यू 4000 ही आएगी? नहीं की ना था ना, ट्राई कर लें। एक लंबा टेबल बनाएं और उसके बाद इस सबको ऐड कीजिएगा, आपको फिगर जो मिलेगी वो तकरीबन यही मिलेगी, राउंडेस्ट टू नियर डेसिमल्स। मगर ये वैल्यू आई कैसे, किस तरीके से आपने ये वैल्यू निकाली है? तो आइए इसको ड्राइव करते हैं। हम लोगों ने क्या कहा? हम लोगों ने ये कहा हुआ है कि सर y इज इक्वल टू सी प्लस एस, ये कहा हुआ है, ये कहा हुआ है। और अगर आपको याद हो तो जब हम लोगों ने चेंज निकाला था तो कुछ ऐसी फिगर निकाली थी, ये भी आप सबको याद होनी चाहिए। सर अगली बात तो ये है कि जब हम लोगों ने सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्विलिब्रियम बनाया था तो हमने कहा था कि S इज इक्वल टू आई। तो इसका मतलब ये है कि इसको मैं अगर चेंज करूं तो कुछ इस तरह की फिगर आ जाएगी। और अगर मैं चाहता हूं कि ये y यहां पर आके डिवाइड हो जाए, यानी कि मैं ये चाहता हूं कि ये इस तरीके से हो, तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे एक वैल्यू अज्यूम करनी पड़ेगी। लेट से मैं कहता हूं ये है 1। लेट से मैंने कहा कि ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है 1। अब इसी चीज को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो मैं आपसे कहता हूं कि सर 1 इज इक्वल टू डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई प्लस डेल्टा आई ओवर डेल्टा वाई में अगर ये इसको हम गौर से देखें, चेंज इन सी ओवर चेंज इन वाई, तो शायद आपको ख्याल आए कि इसको तो हमने एक और नाम दिया हुआ है MPC का, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 इज इक्वल टू MPC जमा डेल्टा आई ओवर डेल्टा वाई। मज़ीद मैं ये भी लिख सकता हूँ जनाब 1 माइनस MPC इज इक्वल टू दिस। और अगर मुझे इसको रिवर्स करना है, इन्वर्स करना है, तो मुझे 1 ओवर 1 माइनस MPC करना पड़ेगा और ये y ऊपर आ जाएगा और i नीचे आ जाएगा, y ऊपर आ जाएगा और i नीचे आ जाएगा। तो ये अगर y ऊपर हो और i नीचे हो, इसको हम कहते हैं k, यानी कि मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो टेक्निकली k इज इक्वल टू 1 माइनस MPC, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC। क्या हम 1 माइनस MPC को MPS कह सकते हैं? कह सकते हैं। तो इट वुड बी 1 ओवर MPS, 1 ओवर MPS। अच्छा, अब आए वापस। हमने कहा k इज इक्वल टू 1 ओवर MPS और 1 ओवर 1 माइनस MPC। अब निकालें 1 ओवर 0.25, आंसर क्या आएगा? 4 टाइम्स। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 1000। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1000, क्या आंसर आएगा आपके पास? 4000। ये कैसे निकला? ये ऐसे निकला। ये आपके पास इस तरीके से वैल्यू डिराइव हो गई है कि भाई इस तरीके से ये 4000 की फिगर आएगी। और जब 4000 पे ये आ गया तो इसका 75% कंजम्पशन में चला गया 3000, और आगे 25% कहाँ चला गया? सेविंग में चला गया
1000। तो इस तरीके से मैंने ये टेबल ड्रॉ किया है विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशनल प्रोग्राम। तो इसी बहाने हम लोगों ने इसकी ड्राफ्टिंग भी देख ली, इसको वर्कआउट कैसे करना है वो भी देख लिया, और डिफरेंट फॉर्मूलाज के तहत हमने इसको निकाला है, इसको कैलकुलेट कर लिया है मल्टीप्लायर इफेक्ट को। सर याद रखिएगा ये अभी हमने निकाला है टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर, यहां लिख देता हूं दिस इज फॉर टू सेक्टर इकोनॉमी। किताब के अंदर भी एक्सप्लेनेशन इसी की दी गई है। हाँ, इसके अलावा वी डू हैव 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर्स ऑल्सो। अगर मैं आपसे कहूं 2 सेक्टर के लिए क्या है, 1/1 माइनस MPC और 1/MPS, यही है ना। और अगर ये हो 3 सेक्टर इकोनॉमी, अगर ये हो 3 सेक्टर, तो यहाँ पे आ जाती है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स और गवर्नमेंट के टैक्सेस, यहाँ पे होता है कंजम्पशन और सेविंग। तो 2 सेक्टर में जो फैक्टर्स हैं, एक होता है कंजम्पशन, एक होता है उसका अपोजिट सेविंग। तो 3 सेक्टर में क्या होगा, एक तरफ गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स होंगी और एक तरफ होगा उसका टैक्स। अब मैं आपसे कहता हूँ 1/1 माइनस MPG और 1/MPT, और अगर यही चीज़ मैं आपको दिखाऊं 4 सेक्टर इकोनॉमी में, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स आएंगी। तो 1/1 माइनस MPX और 1/MPM। इन्हीं 3 इक्वेशंस को मज़ीद अगर मैं इलेबोरेट करूं होल इकोनॉमी के लिए, तो 1/MPS, 1/MPS तो होगा ही होगा, प्लस MPT, और ये आ जाएगा MPS, MPT और MPM। तो ये 2 सेक्टर 3 और 4 के बारे में हमने बना लिया। अच्छा, आपको एक और बात भी याद करा दूं, हमने कहा था GDP इज इक्वल टू C+I+G+X-M। ज़रा गौर कीजिएगा, ये I ये हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। C मेरा 2 सेक्टर में है, अगर मैं 3rd में जाऊंगा तो मैं G ऐड कर लूँगा, और अगर मैं 4 में जाऊंगा तो मैं ये X और M ऐड कर लूँगा। तो G का इन्वर्स क्या होगा, T बोले तो टैक्सेस, G बोले तो गवर्नमेंट का खर्चा जो गवर्नमेंट लगा रही है, टैक्स गवर्नमेंट वापस ले रही है। तो इस तरीके से आप इसको एक्सटेंड करते हैं, इसे कहते हैं मल्टीप्लायर एक्सटेंशन। ये जो है ना आपका दिस वन, इसे हम कहते हैं ओपन इकोनॉमी। तो ओपन इकोनॉमी के अंदर नीचे वाली बातें वर्कआउट होती हैं। ये है क्लोज्ड इकोनॉमी, और ये भी है एक अदद क्लोज्ड इकोनॉमी। चलिए काम करते हैं, इसमें कुछ वैल्यूज़ भी ऐड कर लेते हैं। लेट्स से मैं आपसे कहूँ कि दिस इज़ 1 डिवाइडेड बाय 0.3 प्लस 0.2 यानी कि 0.5, तो 1/0.5 इज़ 2। और इसमें मैं आपसे कहता हूँ 0.3 प्लस 0.2 प्लस 0.1, तो ये आ जाएगा 1/0.6 यानी कि 1.67। तो इस तरीके से आपने इसकी मैथमेटिकल वर्किंग कर लेनी है। तो C का इन्वर्स क्या हो गया, S, G का इन्वर्स क्या हो गया, T, और एक्सपोर्ट यानी कि X का इन्वर्स क्या हो गया, M। आई होप
कि यहाँ तक आपको सारी कहानी समझ आ चुकी है। अगर आप चाहें तो ये वर्किंग आप कंपाउंडिंग से भी कर सकते हैं। आपने क्यूएम में सीखी होगी कंपाउंडिंग, यानी कि ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, फिर इधर आ रहा है, फिर इसका यहाँ लग रहा है, तो एक कंपाउंडिंग का फॉर्मूला भी डेवलप होता है। मगर उससे बेहतर है कि आप इकोनॉमिक्स की डोमेन में रहते हुए मल्टीप्लायर निकाल लें। एंड वंस इफ़ यू आर क्लियर विद दिस एग्जाम्पल तो आपको चीज़ें समझ आ चुकी होंगी, आई होप सो। सर उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है, टाइप्स ऑफ मल्टीप्लायर्स। टाइप्स ऑफ मल्टीप्लायर, तो ये दो तरह के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव मल्टीप्लायर और एक होता है नेगेटिव मल्टीप्लायर। इसमें क्या है और इसमें क्या है? फाइनल आउटपुट के अंदर इंक्रीज आता है और यहां पे फाइनल आउटपुट में डिक्रीज आता है, यानी कि इनवर्ड जाएगा। जैसे ही आप इंक्रीज करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट ऑन स्मॉल इंक्रीज ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन small increase of investment। फॉर्मूला क्या है? याद रखिएगा, फॉर्मूला आपने लेफ्ट टू राइट बनाना है, यानी कि y इज इक्वल टू k। तो आउटपुट क्या है? दिस इज योर आउटपुट। इसमें चेंज आएगा थोड़ा सा, जिसको ये फिगर, ये इम्पैक्ट, ये एंजाइम इसको मल्टीप्लाई करके यानी कि बढ़ा चढ़ा देगा। जिस तरह हम लोगों ने कहा था कि 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। तो अब अगर मुझे इसको 6 से 12 बनाना है, मुझे इसको 6 से 12 बनाना है, तो इसका मतलब ये है कि ये मल्टीप्लायर उठेगा और इस वैल्यू को बढ़ा देगा, इस वैल्यू को बढ़ा देगा। तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स इंटू 2, यानी इसको मैं अगर स्मॉल चेंज करके 4 कर दूं, स्मॉल चेंज है ना, 3 से 4 हो गया, तो मेरा ये 3 टाइम्स हो जाएगा, 2 से बढ़ के 3 गुना हो जाएगा, 2 से बढ़ के। ये स्मॉल चेंज है, मगर मल्टीप्लायर पहले 2 टाइम्स था, अब वो 3 टाइम्स हो गया है, जिसकी वजह से ये इसमें डबल का चेंज आ गया, 6 से 12 हो गया, डबल का चेंज आ गया। ग्राफिकली इसमें याद रखना है कि ये ऑटोनोमस की बात होगी हमेशा। तो ये चेंज, this is the change from this tiny change। ये बड़ा चेंज है इन आउटपुट from this small change in input। this is the effect of multiplier। अब आपने ये भी याद रखना है कि ये होता है कंज्यूमर गुड्स के लिए। मल्टीप्लायर किस चीज़ के लिए होता है? सर ये होता है कंज्यूमर गुड्स के लिए। यानी कि वो गुड्स जो कि हम लोग कंज्यूम कर जाते हैं, फूड, कपड़े, क्लोथिंग, इस तरह की चीज़ें, ये उनके लिए। कि जैसे ही मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाई, थोड़ी सी बढ़ाई, वो मल्टीप्लाई हुई एक वैल्यू के साथ, और उस वैल्यू से मल्टीप्लाई होके उसने ओवरऑल आउटपुट बढ़ा दी, ओवरऑल मेरी आउटपुट इंक्रीज कर दी है। फिर इसके अंदर हम कुछ assumptions लेके चल रहे होते हैं। We talk about some assumptions।
assumptions in multiplier. क्या क्या है वो assumptions? पहली ये है कि वी आर स्पेंडिंग कॉन्टिन्यूसली, हम रुक नहीं रहे, क्योंकि जहाँ रुकेंगे वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला इम्पैक्ट ख़त्म हो जाएगा, तो हमें इन्वेस्टमेंट कॉन्टिन्यूसली करनी पड़ेगी, हम रुक नहीं सकते। मेरा MPC कांस्टेंट है, MPC इज कांस्टेंट, इसको मैं चेंज नहीं कर रहा। वो अगर आपको टेबल याद हो तो 1000 से 750, 750 का 562, फिर 562 का 75%, तो हमने उसको कांस्टेंट रख दिया था। वी हैव नॉट अचीव्ड फुल एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अगर फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव कर लें तो फिर इसको आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये इसीलिए हो रहा है ताकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को अचीव किया जा सके। अभी तक अचीव नहीं हुई, फुल एम्प्लॉयमेंट हैज नॉट अचीव्ड। अभी तक ये पॉइंट हमने अचीव नहीं किया, और हम लोग अभी कहाँ खड़े हैं? 2 सेक्टर में खड़े हैं। इट मीन्स कि ना गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स में चेंज है, ना टैक्स में चेंज है, ना एक्सपोर्ट में चेंज है, और ना ही इंपोर्ट में कोई और चेंज आया है। हम कहाँ खड़े हैं? हम खड़े हैं क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर। हम कहाँ पे हैं? वी आर स्टैंडिंग इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी। सो दिस इज हाउ इट चेंजेस। फिर नो टाइम लैग, कोई किसी भी तरह का डिले नहीं है। यहाँ से पैसा पकड़ा वहाँ लगा दिया, वहाँ से पकड़ा वहाँ लगा दिया, रुकना नहीं है, कॉन्टिन्यूअस आप लोग चली जा रहे हैं, चली जा रहे हैं, चली जा रहे हैं। किसी भी तरह से कोई रुकावट हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस टॉपिक के ऊपर। मैंने कोशिश ये की है कि मैं आपको बहुत सादा अल्फाज में पहले मल्टीप्लायर बता दूँ, नेक्स्ट बात करेंगे ऑन एक्सेलरेटर, और उसके अंदर ही हम लोग उसका कंबाइन इफेक्ट भी देख लेंगे। सो दिस वाज द फर्स्ट लेक्चर। एक दफ़ा मैं चाहूँगा कि इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, तो आप लोग भी ले लें, इस स्लाइड का ले लें, और इसके बाद इसका ले लिया जाए। दिस वन, this one, and finally this one. डन। तो मल्टीप्लायर हमारा ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑन एक्सेलरेटर। जनाब वेलकम बैक। शुरू करते हैं एक्सेलरेटर। ACCELERATOR, एक्सेलरेटर, यानी कि to increase the speed, to increase the original speed। अब अगर हम गौर से देखें तो हुआ क्या? मल्टीप्लायर में क्या हुआ? मल्टीप्लायर के अंदर इक्वेशन मेरे सामने आई थी जनाब, k इज इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई। या हमने कहा कि y, ये फिगर हमारे सामने आई थी। दिस वाज द इक्वेशन। हुआ ये था कि जब हम लोगों ने i को बढ़ाया, व्हेन वी इंक्रीज्ड i, लिख लें, व्हेन देयर वाज अ स्मॉल या टाइनी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, it got multiplied by a value which is called multiplier, which increased the output। और आउटपुट क्या थी? बेसिकली
नेशनल इनकम या इनकम, हाउ मच टाइम्स के नंबर ऑफ टाइम, तो उतनी दफ़ा वो वैल्यू बढ़ के मेरे सामने आ गई। एंड इसमें जो हमने इन्वेस्टमेंट रखी है, ये जो आई है, ये है मेरी ऑटोनोमस, ये है मेरी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, दिस इज माय ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ये हमने देखा था मल्टीप्लायर के अंदर, दिस वाज मल्टीप्लायर। अब अगर मैं इसी इक्वेशन से कहानी को आगे चलाऊं तो ये बढ़ चुका है, दिस हैज इंक्रीज्ड। अब इसने कहीं ना कहीं तो कम होना है, ये फूल चुका है, इसने वापस भी तो आना। कैसे आएगा? ये कहीं तो जाके अपने आप को डिस्चार्ज करेगा, ये कहीं तो जाके अपने आप को डिस्चार्ज करेगा। यानी कि अगर इनकम बढ़ गई है, जेब में पैसा आ गया है, वो टिकेगा नहीं। अब ये पैसा जो आ गया है, ये पैसा मज़ीद मार्केट में डिमांड बढ़ा देगा। जब डिमांड बढ़ाएगा, इसका मतलब है कि मुझे ज़्यादा आउटपुट बनानी पड़ेगी, इसका मतलब है कि कंजम्पशन भी ज़्यादा होने वाली है। तो अगर ये इन्वेस्टमेंट जो ऑटोनोमस थी, ये हल्की सी भी बढ़ती है, गवर्नमेंट हल्का सा भी कोई काम कर दे तो आपकी नेशनल इनकम बढ़ जाती है, और इसके बढ़ने से डिमांड बढ़ जाएगी, आउटपुट बढ़ जाएगा, और ओवरऑल कंजम्पशन के ऊपर अच्छा खासा इम्पैक्ट आ जाता है। ये जो चीज़ें बढ़ रही हैं, ये जो चीज़ें बढ़ रही हैं, इसको हम कहते हैं कैपिटल आउटपुट रेशो। ये कहलाती है कैपिटल आउटपुट रेशो, यानी कि अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। यहां से कैपिटल आएगा, वो लगेगा, और फर्म जो है वो आउटपुट को बढ़ाएंगी। क्यों? पीछे से डिमांड बढ़ी हुई है, और ये अब इसको मीट करनी है, क्योंकि पीछे इफेक्ट आ रहा है मल्टीप्लाई होके। अब इसको तेज भागना है डिमांड मीट करने के लिए, यानी कि इसको क्या करना है, खुद को एक्सेलरेट करना है। इसने क्या करना है, खुद को एक्सेलरेट करना है, इसने तेज भागना है, स्पीड पे भागना है, ताकि ये उसको मीट कर पाए। किसको? जो इंक्रीज आया है पीछे इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटर। तो अब इस भाई को भागना ही पड़ेगा, यानी कि डिमांड को मीट करने के लिए अब क्या होगा, कैपिटल गुड्स मार्केट में हमें इन करनी पड़ेंगी। हमें मार्केट में कैपिटल गुड्स यानी कि के, ये दूसरा वाला के है, हमें मार्केट में कैपिटल गुड्स यानी कि के ऐड करना पड़ेगा। कैपिटल आउटपुट रेशो को बढ़ाना पड़ेगा मल्टीप्लायर से ज़्यादा, ताकि हम उसकी डिमांड को मीट कर सकें। तो ये कॉन्सेप्ट लेकर आए थे मिस्टर क्लार्क, JM क्लार्क। उन्होंने ये कहा कि प्यारे बच्चों, आपने क्या करना है, इसको सीखते हैं एक टेबल के साथ। लेट्स से वी हैव ईयर, वी हैव डिमांड, वी हैव कैपिटल, एसेट्स हैं तो डेप्रिशिएट भी हो रहे होंगे, और उसके बाद
नेट इन्वेस्टमेंट है और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। आपको पता होना चाहिए कि ग्रॉस में डेप्रिसिएशन आती है, नेट में डेप्रिसिएशन को हम लोग माइनस करके बताते हैं। तो उसने कुछ साल ले लिए, लेट से ये कहता हूँ टी है, ये बेस साल है, ये t+1 है, ये t+2 है, ये t+3 कर लेते हैं, +4 +5 +6 +7। अब आगे से आगे लेके जा सकते हैं। डिमांड शुरू में बढ़ के आई है 100 की है, लेट सपोज शुरू में बढ़ गई थी ना, तो शुरू की डिमांड ये है। ये 100 क्यों आई होगी? मल्टीप्लायर ने आके डिमांड बढ़ा दी, मल्टीप्लायर ने आके डिमांड बढ़ा दी। उस वक्त कैपिटल मेरे पास जो मौजूद है दैट वाज 300। ये कैसे आया? कैपिटल आउटपुट रेशो, ये बहुत ज़रूरी है। बेसिकली ये होगा क्या, आपने के देखा था डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं ना तो ये बन जाएगा मेरा एक्सीलरेटर। इसका रिवर्स यानी कि अगर मैं आई को ऊपर रखूं, अगर मैं आई को ऊपर रख के वाई से डिवाइड कर दूं ना तो ये बन जाएगा मेरा एक्सेलरेटर। इसको मैंने बीटा से डिनोट किया। तो कैपिटल आउटपुट रेशो है मेरे पास 3:1, ये 3 टाइम्स है, ये 1 है, 3:1। यानी कि कैपिटल कितना है? 3 गुना, और डिमांड कितनी है? ये आउटपुट 100। अच्छा जी, ये अगर 100 का 100 ही है तो ये 3 टाइम्स क्या हो जाएगा? 300। लेट से फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई है 60 की। अब नेट के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ग्रॉस क्या होगा? डेप्रिसिएशन प्लस नेट, तो ये 60। अब आगे चलते हैं, ये 130 हो गया, लेट से 130 हो गया, तो ये 390 हो जाएगा। ये फिर से 60। नेट इन्वेस्टमेंट कितनी है देखेंगे और से, तो ये 30 का फ़र्क आया। ये फ़र्क किसका आया? 30 का। 30 का ये फ़र्क आया, 60 ये हो गए 90, 90 और 60 ये हो गया 150, 90 और 60 ये हो गया मेरे पास 150। आगे लेट सपोज मैं कहता हूँ कि ये 150 है, तो अब फ़र्क कितने का आया? 20 का, 450, 60, तो अब 60 है। अब कितना है? 60, तो यहाँ पे हमने 60 ले लिया, और ये 60 हो गया मेरे पास 120। अब 150 के बाद चलते हैं 160 पे, फिर 160 पे और 150 पे। कैपिटल को थ्राइस कर लें, 160 का 3 टाइम्स हो गया 480, 480, 480। ये 60 से बढ़ती आ रही है, ये 60 से बढ़ती आ रही है। 90 से 60, 90 से 60 देख रहे हैं, ये 90, ये 60, ये 30 का चेंज अब आया, ये 0 चेंज है, और इसके बाद ये होगा 450, ये -30 का चेंज है। तो 60 और 30, 90, 60 और 30। दिस इज द टेबल फॉर एक्सेलरेटर, दिस इज द टेबल ऑफ एक्सेलरेटर। इसमें क्या किया है? इसमें नेट इन्वेस्टमेंट है, यानी कि ये होती है हमेशा न्यू कैपिटल की, और ग्रॉस क्या है? नेट इन्वेस्टमेंट जमा डेप्रिसिएशन। नेट में हम लोग लेते हैं वो एसेट जो कि मार्केट में आपने नया बाई किया है, और ग्रॉस में क्या होता है? नया वाला प्लस पुराने वाले की डेप्रिसिएशन आप इकट्ठी ले रहे होते हैं। तो ये है आपका एक्सेलरेटर इफेक्ट, जिसमें हम लोगों ने
थ्राइस ऑफ द वैल्यू बढ़ाई है, 3 गुना कर दिया है, बिकॉज हमारे पास जो कैपिटल आउटपुट रेशो था दैट वाज 3:1। अब इसमें भी कुछ अजम्पशंस हम लोग लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जनाब इसका जो कैपिटल आउटपुट रेशो है वो कांस्टेंट है, जो हमारा एग्जिस्टिंग प्लांट है वो फुल कैपेसिटी पे काम कर रहा है, रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। तो इस तरह की कुछ अजम्पशंस है जो कि किताब में डिस्कस की हैं। आप एक दफ़ा उनको जब रीड करेंगे तो आपको कहानी समझ आ जाएगी इस टॉपिक की।